Financial Accounting 2 for BCom first year, second semester. Today I am discussing important problems of Unit 1. Unit 1 you have bills of exchange. Unit 1 you have bills of exchange. So bills of exchange actually what is this meaning, first we will discuss. So bills of exchange and promissory note are negotiable instrument रहते ये, ठीक है, लीगल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब इट हैज़ द वैल्यू इनटू द मार्केट, फाइनेंशियल एसेट के जैसा है ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट में जो है सो फाइनेंशियल के एसेट के जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूटिलाइज करते हैं बिजनेस में, विच आर यूज फॉर कैरिंग और द बिजनेस एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जो है सो जिसके पास कैश नहीं है वो लोग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को बाय यूजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है सो बिजनेस में यूटिलाइज करके अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आगे बढ़ा सकते हैं. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ये क्या रहते हैं, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, इसके अंदर कंडीशन नहीं रहता कुछ भी, अनकंडीशनल ऑर्डर रहता टू विच इज हेल्प टू पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर डेफिनेट पीरियड, उसके ऊपर पर्टिकुलरली डेट रहता, मंथ्स रहते अपने को, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको पे करने का रहता अमाउंट. पार्टीज इन्वॉल्व बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर, जो सेलर रहता है, एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड विद द credit sale of the goods. So the seller in the goods we will call it as drawer in this chapter. In bills of exchange the seller we will call it as drawer, and drawee the buyer is called as drawee, whoever the goods, and the payee to whom actually the amount is paid. In this case third party also will be there. Suppose A sold the goods to B, ठीक है, बी कौन है यहाँ पर, बी सेलिंग द गुड्स, सो ए इज सेलिंग द गुड्स, बी इज बाइंग द गुड्स. सो व्हाट विल हैपन हियर, सेलर वी विल कॉल इट एज ड्रॉअर एंड बायर वी विल कॉल इट एज ड्रॉई, बायर को ड्रॉई बोलते हैं अपन. अब सपोज अब ए को पैसे देना है ना, 5000 के गुड्स थे, अगर ये 5000 बी जो है ना ए को पैसे देने का है, लेकिन अगर ए पैसे बी सी को देने का है, ए सी को पैसे देना है, तो बी क्या करते हैं, डायरेक्टली ये 5000 सी को पेमेंट करते हैं यहाँ पर. तो पे इसमें ए भी हो सकता, ठीक है, सी भी हो सकता. अगर ये इंस्ट्रक्शंस दिए बैंक को कि बैंक कलेक्ट कर लो मेरे पैसे बी के पास से, वो तो बैंक भी हो सकता है इसमें, ठीक है. तो यहाँ पर पेई इज द थर्ड पार्टी टू हुम एक्चुअली अमाउंट इज पेड. इट्स क्लियर हु इज पेई. Now in promissory note, maker is an individual who makes promissory note and promises to pay. इसमें promissory, इसमें सेलर बनाते ये ड्रॉर बनाते बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ ये खाली उसको एक्सेप्ट करते, ठीक है. लेकिन प्रॉमिसरी में नोट में मेकर कौन रहते हैं, हु मेक्स promissory note, maker is an individual who makes the promissory note and promises, उन्होंने प्रॉमिस करते हैं कि मैं पे करता हूँ ये अमाउंट बोल के, वाइल पे इज एन इंडिविजुअल टू हुम द अमाउंट इज पेड. तो प्रॉमिसरी नोट में क्या रहता है, एक्चुअली टू पार्टीज रहते हैं इसमें खाली, ठीक है. एक अमाउंट जो पे करना है एंड अमाउंट पे, जिसको अमाउंट पे करना है, उस दोनों के बीच में प्रॉमिस होता है, एक नोट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉमिसरी नोट. द अमाउंट टू होम इट हैज टू बी पे इज अदर पर्सन, द अमाउंट ही इज पेइंग इज द प्रॉमिसर, ठीक है. इफ ड्रॉअर ऑफ द बिल मेड टू मेक एनी चेंजेस इन द बिल after accepting it, request drawer to cancel the original bill and new bill is called renewal of the bill. तो अगर पुराने बिल में कुछ चेंजेस करके उसमें कैंसिलेशन करके एक नया बिल बनाते हैं तो उसको रिन्यूअल ऑफ द बिल बोलते हैं अपन. इफ ड्रॉई ऑफ द बिल मेक्स पेमेंट ड्यू इज कॉल्ड ड्रॉअर एक्सेप्ट इन नोन एज रिटायरिंग ऑफ बिल. तो उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, ड्रॉ रिन्यूअल ऑफ द बिल, एक नया बिल ड्रॉ करे, तो नेक्स्ट आता है आपको रिटायरिंग ऑफ द बिल. रिटायर ऑफ द बिल का माने 5000 के गुड्स अगर बी लिए ना तो 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम है. सपोज ये मार्च है, अपने को मार्च में उन्होंने गुड्स लिए तो 3 मंथ्स का टाइम बोले तो अप्रैल मई जून में देने का है, लेकिन मई में आके क्या है ना पैसे पेमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिलता है उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एट वी विल कॉल इट एज ए रिटायरिंग ऑफ द बिल बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द डेट. अगर बिल पेमेंट हो जा रहा तो रिटायरिंग ऑफ द बिल बोलते हैं. accommodation bill of those which are drawn and accepted without any condition. It involves repeated parties involved with it to add value of the bill पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको थियरी क्वेश्चंस में आया तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, पेयर, पेई, ड्रॉई आया तो आप ये जो पॉइंट्स में अभी एक्सप्लेन करिए आपको ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप. यू कैन गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट. नाउ कम्स टू द प्रॉब्लम्स.
प्रॉब्लम्स में इसमें क्या रहता है, एक्चुअली आपको जनरल एंट्रीज रहते, ठीक है, जनरल एंट्रीज रहते हैं आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इज टोटली ऑफ जनरल एंट्रीज ओनली। तो जनरल एंट्रीज में क्या रहते हैं, आपको कंडीशंस रहते हैं। अगर बिल ऑनर हो गया, ऑनर का मतलब क्या है बोले तो टाइम पे पेमेंट अगर हो गया, ठीक है, टाइम पे पेमेंट होना। डिसऑनर, डिसऑनर बोले तो टाइम पे पेमेंट अगर नहीं होता। एंड एंडोर्स, एंडोर्स बोले तो थर्ड पार्टी को अगर बिल दे दे रहे, जैसे अभी अपन बोले ना ए सी को पैसे देना है तो बी क्या करते हैं, ये पेमेंट सी को करते, तो ये सी कौन रहते हैं, इसको एंडोर्स ही बोलते हैं अपन अब यहाँ पर, ठीक है। बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एक आता बैंक को जो है सो बिल सेंड कर देते ए कि मेरे पैसे आने का है बी के पास से, आप इसको कलेक्ट कर लो, तो बिल सेंड टू बैंक ऑफ कलेक्शन, ये एक आता टॉपिक आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम रहना, देन एंट्रीज विल बिकम इजी फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग्स टू यू। इट्स क्लियर नो। ऑनर ऑफ द बिल, अगर ड्रॉई टाइम पे पेमेंट कर दिया तो ऑनर, अगर ड्रॉई टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट टाइम पे तो डिसऑनर, थर्ड पार्टी को दे रहे तो बिल एंडोर्सी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गेट इन द एग्जाम इज बिल डिस्काउंटेड। अगर ए बी को 5,000 रुपीज़ आना है, ठीक है, 5,000 रुपीज़ आना है ना, 3 मंथ्स का टाइम है। अब ए को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो अपन क्या बोले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये मार्केट में इसकी जो है सो वैल्यू रहती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो भी है, एक फाइनेंशियल एसेट है वो अपने लिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहने की वजह से बैंक वाले क्या करते हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अर्जेंट अगर पैसों की ज़रूरत है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेके अमाउंट देते कुछ डिस्काउंट अमाउंट में। अब 5,000 का बिल है तो 5,000 पूरे नहीं देते, आपको परसेंटेज अगर कुछ रहा क्वेश्चन में 5% डिस्काउंट देते समझो, सो 250 रुपीज़ कट करके मंथ्स के हिसाब से जो है सो आपको 4,750 देते हैं लोग अमाउंट। फिर लास्ट में बी कौन देते अमाउंट, वो पे कौन करते हैं, बैंक को सी करते हैं। तो बैंक को सी क्या करते हैं, डायरेक्ट 5,000 रुपीज़ देते हैं यहाँ पर, तो ये 250 रुपीज़ बैंक को फ़ायदा होता, ठीक है। तो बैंक ऐसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता कस्टमर्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने के। अर्जेंट अगर पैसों की ज़रूरत है, कोई कस्टमर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर है तो वो लाके बैंक में जो है सो डिस्काउंट कर ले सकते। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को। तो ये टर्म्स मेन है आपको, ऑनर, डिसऑनर, एंडोर्सी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये टाइप्स के आपको बेस्ड ऑन दिस ओनली जनरल एंट्रीज यू हैव टू पास इनटू द एग्जाम, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आप आराम से सुनिए, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, एक्चुअली ऑल द चैप्टर्स आर इजी ओनली, वॉच ऑल द वीडियोज, देन यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द financial accounting too. No chance of failure if you watch all my videos. Now move to the problem. On 1/1/2015 राव सोल्ड गुड्स 10,000 के, सेलर रहता, बायर रहता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता, ठीक है ना। ये कौन प्रॉब्लम में अपने को ये कहानी रहती है, एक कहानी के जैसा याद कर लो आप लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोले तो एक सेलर रहता, एक बायर रहता। बायर जो है सो पैसे नहीं रहते उनके पास, उधार गुड्स खरीदते उन्होंने, ठीक है। उधार गुड्स ले लेने के बाद अब कुछ तो प्रूफ होना ना, इनको इतने का गुड्स भेजे बोल के, तो इसके लिए बिजनेस में क्या करते, एक डॉक्यूमेंट बनाते, एक पेपर बनाते। चेक कैसा रहता बैंक का, ठीक है, वैसा चेक के जैसा एक पेपर रहता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के, उसके अंदर अमाउंट लिखे हुआ रहता है, कितना अमाउंट पे करना है, कब खरीदे, कितने का खरीदे, एक्सेप्टर की जो है ड्रॉई की सेंड रहती है उसमें, ठीक है, वैसा रहता। अगर टाइम पे पेमेंट कर दिए, अब अपने को एंट्रीज में लिखने का रहता, इनो इतने के गुड्स बेचे, बिल ड्रॉ करे, इतना बिल पे करना है, अगर टाइम पे पेमेंट कर दिए तो पैसे आ गए, ये लिखना रहता। अगर न्याय पैसे तो रिवर्स एंट्री लिखना रहता। अगर बिल बैंक को भिजा दिए कलेक्शन के लिए तो उसकी अलग एंट्री रहती। अगर ए को पैसे सी को देना है तो उसकी अलग रहती, एंडोर्स कर दिए बोल के। समझ में आ रहा ना। अगर आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली कहानी के जैसा याद कर लिए अगर स्टेप बाय स्टेप, सो दिस विल बिकम इजी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता, गुड्स कोई ना कोई गुड्स बेचते खरीदते, ठीक है। तो 10,000 के मिस्टर राव गुड्स बेच रहे एंड पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली हाफ ऑफ द पेमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे पैसे नहीं दे रहे, आधे पैसे दे रहे, 10,000 में आधे दे रहे, उन्होंने आधे का बिल ड्रॉ करने लगा रहे, ठीक है। हाफ राव ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन ज्योति पेएबल 30 डेज का टाइम है यहाँ पर। ज्योति एक्सेप्टेड द बिल, अच्छा ठीक है, मैं आपको 30 डेज के बाद पेमेंट करती हूँ बोल के ज्योति एक्सेप्ट कर लिए। राव ऑन द ड्यू डेट राव प्रेजेंटेड द बिल टू ज्योति एंड रिसीव द पेमेंट। टाइम पे जो है सो वो बिल उनको दे के पैसे ले लिए उन्होंने,
ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको क्लियरली अब पूरे कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। सो राइट द जनरल एंट्रीज। अब पहली एंट्री क्या रहेंगी, जनवरी 1 के दिन इन्हों गुड्स बेचे पहले ज्योति को, ज्योति अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 10,000 के गुड्स बेचे। उसके बाद वो 10,000 में से 5,000 आ गए उनको, तो कैश अकाउंट डेटा बिल्स रिसीव 5,000 का बिल है तो टू ज्योति अकाउंट बिल जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू ज्योति अकाउंट रहता। अब अपने को 5,000 आ भी गए इनको, तो कैश अकाउंट 5,000 आ गए, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का बिल आ रहा। बिल रिसीवेबल को डेबिट में कहीं को लिखते हैं, सेलर की बुक में लिख रहे अपन, ये राव की बुक में लिख रहे, तो इनके लिए वो एसेट होता, डेबिट ऑल एसेट्स, ठीक है, एसेट्स को डेबिट करने का रहता, इसलिए बिल रिसीवेबल डेबिट में आता। ज्योति जो है सो यहाँ पर बायर है, इसलिए अपन उनको क्रेडिट कर रहे, तो 10,000। उसके बाद कैश अकाउंट टाइम पे February 3, अब ये आपको डाउट आ रहा होगा, 30 डेज का टाइम दिए, February 3 डेट का। हर प्रॉब्लम में टाइम पे अगर पेमेंट हो गया तो भी 3 दिन का टाइम रहता, ठीक है, उसको ग्रेस डेज बोलते हैं, शॉर्ट में आपको आ सकता। व्हाट इज ग्रेस डेज? इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इफ द ड्रॉयर ड्रॉयर्स ए बिल ऑन द ड्रॉअर देन 3 days टाइम विल बी गिवन टू देम ऑन द ड्यू आफ्टर द ड्यू डेट, दैट 3 days वी विल कॉल इट एज डे ग्रेस डेज, ठीक है ना, ग्रेस डेज। तो प्रॉब्लम में भी आपको कभी भी 30 डेज हो जाने के बाद आपको 3 दिन ऐड करना, तो February 3 आपको आता। कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स, पैसे आ गए उनको, कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल कैंसल, एसेट आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर गोज आउट हो जा रहा, अपने को एसेट है ये, गोज आउट हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्रेडिट कर दिए। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, पी ड्रॉ ए बिल ऑन। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है डायरेक्टली सेलिंग क्या एंट्रीज आना, ठीक है, डायरेक्टली बिल से ड्रॉन से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते। पी ड्रॉन ए बिल ऑन क्यू, जो भी ड्रॉ करता ना उन्हों जो है सो सेलर रहता, ठीक है, बिल जो भी ड्रॉन करते वो जो है सो आपको सेलर रहते, और जो एक्सेप्ट बोल के देते ना, एक्सेप्ट वो जो है सो आपको बायर रहते, ड्रॉई रहते, ये आपको याद रहना रहता। तो पी ड्रॉज बोले तो पी सेलर है यहाँ पर, ऑन बिल फॉर क्यू 8,000 पेएबल आफ्टर 4 months, आफ्टर सिक्योरिंग क्यू एक्सेप्टेंट, क्यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे को इतने पैसे देना हूँ बोल के। अब पी क्या करे, एंडोर्स द बिल टू आर, पी आर को पैसे देना है, तो पी क्या करे, वो बिल आर को दे दिए। ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, बिल मतलब टाइम पे जो है सा पी आर को पैसे दे दिया, पी देना है आर को पैसे, ठीक है, क्यू देना है आर को पैसे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम में क्या है, देखिए आप, पी बेचे, पी किसको, क्यू को बेचे, लेकिन ये पी क्या करे, आर को दे रहे बिल, तो ये आर को अब पैसे कहाँ से आते हैं, क्यू कन से आ रहे डायरेक्ट, समझ में आ गया ना, इन डॉट्स बोले तो। अब इसमें 2 एंट्री देखिए, पी की बुक में किन्हों क्या लिखेंगे, पी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू क्यू अकाउंट, पहले बिल आया इनके पास, कितने का है वो बिल, 8,000 का बिल, किसके से आना है उनको वो पैसे, क्यू कन से, जो भी ड्रॉई रहता है उसको क्रेडिट करना हमेशा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू क्यू अकाउंट। उसके बाद क्या हो रहा, आर को दे रहे ना इन्हों बिल, तो आर अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 2 एंट्रीज लिखना रहता है इनको। अब क्यू की बुक में क्या रहेगा, पी अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल, पी को जो है सो बिल पे करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू कैश, इन्हों आर को दे रहे, क्यू पी को दे रहे, पेमेंट करते जब नाम नहीं लिखते ड्रॉई, कभी भी याद रख लो आप, पेमेंट लिखते जब ड्रॉई नाम नहीं लिखते, बिल पेएबल, बिल्स पेएबल जो क्रेडिट करे थे वो बिल्स पेएबल को डेबिट करना जरूरी रहता बुक में, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखते उन्होंने, बिल पेएबल अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, रामू ड्रॉन ए बिल ऑन श्याम, 4,000 का बिल है, 2 months का टाइम है, श्याम एक्सेप्टेड कर लिया वो बिल को, रामू अब क्या करे, बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिए कलेक्शन के लिए। अब एक बिजनेसमैन है, बिजी रहते हैं उन्होंने, ठीक है, उनके जो भी ट्रांजैक्शंस रहते, जो भी बिल वो रहते उन्होंने अपने बैंक को दे देते, तो यहाँ पर भी रामू क्या करे, वो बिल को लेके जाके बैंक को दे दिए कि मेरे पैसे ये कलेक्ट कर लो बोल के। ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर हो गया, बैंक में आ गए वो पैसे, तो एंट्री क्या रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल, पहली एंट्री श्यामकन से बिल आना है, मतलब पहली एंट्री बिल ड्रॉ करे सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू श्याम अकाउंट, जो भी ड्रॉई रहता है उनका नाम लिखना, ठीक है। सेकंड इन्हों क्या करे, वो बिल को इमीडिएटली, रामू की बुक में लिख रहे अपन, इमीडिएटली क्या करे उन्होंने, वो बिल जो है सो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को भेज दिए उन्होंने, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू श्याम अकाउंट। ये प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देखिए, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड, bill receivable account data to being the bill honored on the due date, being the bill honored on the due date, it is wrong this entry। अगर ड्यू ऑनर्ड हो गया बिल तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं आता, बैंक में पैसे आ गए वो, ठीक है,
नेक्स्ट ड्रॉई की बुक में रामू अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल टू रामू, इन्हों पेमेंट कर टाइम पे कर दे रहे। ये बिल सेंड टू बैंक फॉर, बैंक में पैसे आ जाते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जो डेबिट करे थे वो बैंक आ जाते बैंक में पैसे, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है बिल्स रिसीवेबल टू श्याम लिखने का, बीइंग द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इट वोंट कम। नाउ मूव टू द लॉन्ग प्रॉब्लम। A receive a 3 promissory note dated 1st January 2016 for 3 months on the bill 3000। फर्स्ट बिल, 3 बिला है यहाँ पर अब, ठीक है। 3000 का एक है, 4000 का एक बिल है, 6000 का एक बिल है। द सेकेंड बिल इज इमीडिएटली एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी। सेकेंड बिल 4000 का जो बिल है उन्होंने क्या करे, ए सी को दे दिए, क्योंकि उनको सी को पैसे देना था तो उन्होंने बिल दे दिए वो। ऑन एंड 4 जनवरी 2014 द थर्ड बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। और थर्ड बिल जो 5000 का था उनका, सॉरी 6000 आई टोल्ड, इट इज़ 5000 का जो थर्ड बिल था उनको अर्जेंट पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने बैंक से डिस्काउंट कर लिए 4700 रुपये। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। नो डिस्काउंट बोले तो क्या रहता, बैंक में ले जाके देते, बैंक वाले जो कम पैसे देते उसको बिल डिस्काउंट करना बोलते, ठीक है, क्योंकि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक एक्सेप्ट करते हैं उसको। पास द एंट्रीज ऑफ ए एंड बी जनरल इन द बिल्स आर मेट ऑन मेच्योरिटी एंड दे आर डिस्काउंटेड। अपने को दो केसेस में, अगर उन्होंने टाइम पे पेमेंट कर दिए तो एंट्रीज कैसा आते हैं, और नहीं करे डिसऑनर्ड बोले तो पेमेंट नहीं करने को बोलते, कैसा बुक में लिखते, ठीक है। 3 बिला है, देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू बिल अकाउंट बीइंग द प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम बी। 3 को अमाउंट ऐड कर लेके ले लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को 3000 1 बिल, 4000 and 5000 3 बिल्स अमाउंट आर नो, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू बीज अकाउंट, बी के पास से अपन 3 बिल एक्सेप्ट ले लिए तो 12000 टोटल हो रहा। अब सी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बिल 4000 रिसीव फ्रॉम बी नाउ एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी। अब दूसरा बिल जो 4000 का था वो सी को दे दिए तो एंट्री क्या रहेंगी, सी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल रहेंगी। उसके बाद थर्ड बिल क्या करे, उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करे ना, तो बैंक अकाउंट डेटा डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक वाले 4700 रुपये दे रहे हैं उनको, ठीक है। बैंक वाले 5000 का बिल है, ले लेके 4700 रुपये दे रहे। डिस्काउंट कितना, कम पैसे कितने दे रहे, 300। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल बैंक को दे दिए उन्होंने, क्रेडिट में लिख देना, वो 5000 का बिल था वो टोटल। नेक्स्ट अप्रैल 4 को क्या हो रहा, देखिए, कैश पहले बिल के पैसे आ गए अब, ठीक है। पहला जो बिल था ना 3000 का, पैसे आ गए वो, तो कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दूसरे केस में बिल्स रिसीवेबल, बीस अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल ऑनर हुआ तो कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल लिखना, पहले केस का माँ। देन अगर डिसऑनर्ड हो गया तो बी, कभी भी डिसऑनर्ड में याद रख लो, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, ड्रॉई का नाम लिखना, बिल्स रिसीवेबल लिख देना। डिसऑनर्ड बोलते चाहे आपको ड्रॉई का नाम आता। बिल्स अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी की वजह से अपने को ये बिल डिसऑनर्ड हो गया बोल के। नेक्स्ट 4 सेकेंड उसका क्या है, बी अकाउंट डेटा टू सी अकाउंट, बी अब बीइंग द बिल डिसऑनर्ड विच, अब सी को इन्हों दे दिए थे ना बिल, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो डिसऑनर्ड में क्या क्या बोली मैं आपको, बी का नाम तो लिखना। नॉर्मल बिल था तो बी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, अगर सी को दिए सो बिल था तो बी अकाउंट डेटा टू सी अकाउंट, बी अकाउंट डेटा टू सी अकाउंट। बैंक से जो डिस्काउंट कर लियो नो वो बिल अगर डिसऑनर्ड हो जा रहा तो बैंक अकाउंट डेटा, बी अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। डिसऑनर के केस में आपको ड्रॉई का नाम पहले लिख देना है, ठीक है। अगर नॉर्मल बिल था तो बी अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, अगर एंडोर्स करे सो बिल अगर डिसऑनर हो रहा तो बी अकाउंट डेटा टू सी अकाउंट, अगर बैंक से डिस्काउंट करे सो बिल डिसऑनर हो रहा तो बी अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया ना। अब बी की बुक में क्या रहेंगे, देखिए एंट्रीज। बी की बुक में ए अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल, पहली एंट्री 3 बिलों की इनको पे करना है बोल के ए अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल बोल के लिखते हैं 3 बिल्स का। उसके बाद बिल्स पेएबल, अगर बैंक से पेमेंट कर दिए तो बिल पेएबल अकाउंट डेटा टू बैंक, पूरे बिल का पेमेंट एक साथ 12000 लिख सकते हैं नो बुक में। अब जो डिसऑनर हो रहा तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट, जैसा मैं बोली ना आपको, डिसऑनर्ड में जो है सो आपको बी डेबिट करना रहता, वैसा डिसऑनर्ड में आपको यहाँ पर सेलर को क्रेडिट करने का रहता, ठीक है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू एज अकाउंट 12000 के बिल डिसऑनर्ड। 3 एंट्री सिर्फ इतने रहते ड्रॉई की बुक में।
Now let's move to the next problem. Dinesh owes a sum of rupees 10,000 to Jagdish on 1st April 2018. He accepted from the amount due for 3 months का बिल है वो जगदीश के पास है. जगदीश गेट इट डिस्काउंटेड. दिनेश देना है, ओज बोले तो देना है अमाउंट जगदीश को. ठीक है, जगदीश यहाँ पर सेलर है समझो, दिनेश बायर है समझो. जगदीश क्या करे, वो बिल को ले लेके डिस्काउंट करे बैंक से. 10,000 के बिल को 9,700 में डिस्काउंट कर लिया उन्होंने. ऑन द डेट बिल डिसऑनर्ड, मतलब बैंक को अब पैसे देना ना, दिनेश नहीं दे रहे वो पैसे उन्होंने. द बैंक उसके लिए पेड 200 एज नोटिंग चार्जेस. बैंक जो नोटिंग चार्जेस लगाए वो बिल के अमाउंट टाइम पे नहीं आया बोल के. दिनेश देन पे रुपीज 4,000 इन कैश. उसके बाद उन्होंने 10,000 के जो देना था उसमें से उन्होंने 4,000 कैश दे दिए और एक नया बिल जो है सो एक्सेप्ट कर रहे. बैलेंस फॉरगेटन विथ 300 एज इंटरेस्ट के साथ. इंटरेस्ट के साथ मैं 2 महीने के बाद देता हूँ बोल के एक नया बिल पास करे उन्होंने. समझ में आ गया ना क्वेश्चन. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू दिनेश, पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू ड्रॉई अकाउंट रहती. ड्रॉई जो भी है जगदीश की बुक में इसका प्रोफार्मा सेम रहता, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू दिनेश. अब बैंक से डिस्काउंट कर लेना उन्होंने जाके वो बिल को, तो बैंक अकाउंट डेटा डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल कि 10,000 का बिल था, 9,700 9,700 में डिस्काउंट करे, 300 कम आए उनको पैसे तो वो 300 को डिस्काउंट बोलते. तो बैंक वाले सिर्फ 9,700 दिए, डिस्काउंट 300 का, बिल्स रिसीवेबल 10,000 का था. नेक्स्ट दिनेश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस. अब नया बिल जो ड्रॉ कर बीइंग द बिल डिस्काउंटेड एंड बैंक पेड, जो बिल जो है सो डिसऑनर्ड हो गया. डिसऑनर्ड में क्या रहता बोलिए मैं आपको, पहले ड्रॉई का नाम लिखना रहता, दिनेश का नाम. ये बैंक से डिस्काउंट करे सो बिल था तो बैंक अकाउंट. अगर नोटिंग चार्जेस भी है तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता. ठीक है, नोटिंग चार्जेस भी है तो बैंक को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता. दिनेश की वजह से आपको बैंक को 10,000 रुपये 200 रुपये देना पड़ता. ठीक है, नोटिंग चार्जेस के साथ. तो दिनेश अकाउंट डेटा टू बैंक, असल बिल बैंक से 10,000 का है, नोटिंग चार्जेस 200 ऐड करे तो टोटल 10,200 होते. नाउ कैश अकाउंट डेटा टू दिनेश अकाउंट. अब 4,000 रुपये आ रहे जुलाई 4 को. ठीक है, 4,000 रुपये आ रहे कैश अकाउंट डेटा. तो किसके पास से आ रहे, वो दिनेश के पास से. तो कैश अकाउंट डेटा टू दिनेश अकाउंट. दिनेश अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट. अब 300 इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा ना ये प्रॉब्लम में, तो दिनेश अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब नया बिल आ रहा है एक टू दिनेश अकाउंट. नया बिल कितने का है वो, 10,200 अमाउंट में से 4,000 दे दिए उन्होंने प्लस 300, सो 6,500 वी हैव टू टेक. नया बिल अब 6,500 का है. 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी देना पड़ता है उनको, 300 इंटरेस्ट भी देना. ठीक है, 4,000 दिए ना 6,000 में से उन्होंने, तो 6,000 वो नोटिंग चार्जेस के 200 और 300 रुपये इंटरेस्ट के. तो टोटल नया बिल जो बन रहा वो 6,500 का बन रहा. समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट. 9 सितंबर 4 को कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. अब ये नए बिल के पैसे 3 महीने के बाद, जुलाई है ना ये, अगस्त सितंबर 2 महीने के बाद आ गए. ठीक है, कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल 6,500 आ गए उनको पैसे. ये पूरे एंट्रीज आपको जगदीश सेलर की बुक में थे, ड्रॉअर की बुक में. अब ड्रॉई की बुक में क्या रहता, जगदीश अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल. पहले एंट्री बिल पे करना है बोल के, किसको पे करना है, वो जगदीश को. अब बिल पेएबल अकाउंट डेटा क्या डिसऑनर्ड हो गया ना, तो जगदीश का नाम क्रेडिट करना डिसऑनर्ड में कभी भी, बिल्स पेएबल को डेबिट करना. अब यहाँ नोटिंग चार्जेस भी है तो अपन नोटिंग चार्जेस को डेबिट करना रहता. तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेटा टू जगदीश अकाउंट. डिसऑनर हुआ सो बिल का है ये. ठीक है, उसके बाद जगदीश कुछ पैसे दे रहे हैं, यहाँ के रिवर्स हो जाते हैं, इनका आए पैसे गन चले गए पैसे. तो जगदीश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. इंटरेस्ट वहाँ पर अपन क्या करे थे, क्रेडिट करे थे. इनके लिए इंटरेस्ट क्या है, वहाँ पर इनकम है उनको आ रहे, इंटरेस्ट रिसीव है वो, इनको पेमेंट है, इंटरेस्ट को डेबिट करना है अपने को भी यहाँ पर. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेटा टू जगदीश अकाउंट. नया बिल जो ड्रॉ कर रहे हैं जगदीश अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल. फिर 2 महीने के बाद जो है सो यहाँ पर पेमेंट कर दे रहे ना उन्होंने, तो सितंबर 4 डेट आती. बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. नया बिल जो भी है उन्होंने ऑनर्ड हो गया टाइम पे. ठीक है, are you able to understand my videos? If you comment me that my videos are helpful to you, then only I will go further and help you to solve the problems in an easy way and write it in the exam well and pass in the financial accounting with O grade. I'm ready to support you people. The only thing I required from you is that a favor you have to do for me, that
subscribe to my channel and click on like button and comment me whether you are liking my videos. Are you able to understand? Because I am doing hard work, no, it should not go fail. So my whatever the hard work I am doing it for you. If you are not able to understand, that is going waste, no. So in the comment you should recommend me that I should my videos are helpful to you or not, I should go more further or not. You tell me in the comment. So all the best for your exam.